आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास चीफ इस्माइल हानिये शहीद। ईरान ने खाई इजराइल के खिलाफ बदला लेने की कसम। वायनाड में बारिश से अब तक 143 लोगों की मौत। आईएमडी ने केरल के सभी उत्तरी इलाकों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। प्रीति सूदन बनी यूपीएससी की नई चेयरपर्सन। 1 अगस्त से संभालेगी चेयरपर्सन की पोस्ट। 48 लाख रुपए में नीलाम हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला एडिशन। अनुराग और राहुल गांधी की पार्लियामेंट में जोरदार बहस। मुझे अनुराग ठाकुर ने गाली दी, बोले राहुल गांधी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को नितिन गडकरी ने लिखा खत। मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की मांग। त्रिपुरा कांग्रेस लीडर सुदीप रॉय का बड़ा बयान। त्रिपुरा में तलबा की मौत की जांच की उठाई मांग। एमसीडी की लापरवाही से म्यूजियम में भरा पानी। 200 साल पुरानी करोड़ों की पेंटिंग हुई बर्बाद। पूरे मिडिल ईस्ट में आज जबरदस्त खलबली मच गई जब ईरान के तेहरान में एक इजरायली एयर स्ट्राइक में हमास चीफ इस्माइल हानिये को शहीद कर दिया गया, जिसके बाद हमास, हिजबुल्लाह और दीगर रेजिस्टेंस ग्रुप आग बबूला हो गए हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो अपने चीफ की मौत के बाद हमास अब इजराइल से होस्टेज डील नहीं करेगा, बल्कि अपने हमलों को और तेज कर देगा। हमास इजराइल के खिलाफ अब कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वहीं ईरान ने भी कसम खाई है कि वो इजराइल से हानिये की मौत का बदला बहुत जल्द और खतरनाक लेगा। हमास चीफ के कत्ल की खबर ने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस्माइल हानिये इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस का एक इंतहाई अहम चेहरा थे। गजा के शती रेफ्यूजी कैंप में पैदा हुए इस्माइल हानिये ने अपनी उम्र की शुरुआत से इजरायली जुल्म को देखा और झेला। अपनी जवानी के दिनों में हानिये गजा शहर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, जहां उन्होंने अरेबिक लिटरेचर की तालीम हासिल की। उस दौरान वो इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक में शामिल हो गए। ये तंजीम हमास से जुड़ी थी। दिसंबर 1987 में इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी तहरीक शुरू हुई, जिसे पहले इंतिफादा के नाम से जाना जाता था। उस दौरान हानिये भी इंतिफादा में हिस्सा लेने वाले नौजवानों में से एक थे। हानिये साल 2006 में कुछ वक्त के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी गवर्नमेंट के वजीर आजम भी रह चुके हैं। फिलिस्तीन की आजादी के लिए अपनी मुसलसल कोशिशों और बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हमास चीफ हानिये फिलिस्तीन की आजादी के तहरीक के लिए एक बड़ी ताकत बन के उभरे और इसके बाद से ही वो मुसलसल इजराइल के निशाने पर रहे हैं। इस्माइल हानिये को शहीद करके इजराइल ने अपनी बर्बादी को दावत दे दी है। हमास, हिजबुल्लाह और दीगर रेसिस्टेंट ग्रुप्स इजराइल की सरकत पर बुरी तरह बबूला हो गए हैं। न्यूज वेबसाइट द गार्जियन के मुताबिक हमास लीडर इस्माइल हानिये ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत लेने तेहरान पहुंचे थे। लेबनान के बेरूत में एयर स्ट्राइक्स कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारने के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने तेहरान पर उस मकाम पर बमबारी की जहां हमास चीफ ठहरे हुए थे। इजराइल की तरफ से 2 बड़ी हलाकतें हमास और हिजबुल्लाह के लिए बहुत तगड़ा झटका साबित हुआ है। हानिये की मौत से ये इम्कान पैदा हो गए हैं गजा जंग अब एक बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील होने वाली है, क्योंकि इस्माइल हानिये न सिर्फ हमास बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम रेजिस्टेंस गुटों के लिए एक अहम चेहरा थे। हमास चीफ की मौत पर फिलिस्तीन, ईरान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कतर, रूस समेत पूरी दुनिया ने अफसोस जाहिर किया है। अल जजीरा के मुताबिक तुर्की ने कहा है अगर जल्द इजराइल पर आलमी बिरादरी ने कार्रवाई नहीं की तो एक बड़ी जंग वजूद में आ सकती है। वहीं अपनी सरजमी पर इतना बड़ा हमला होने के बाद ईरान ने इजराइल को खतरनाक चेतावनी दी है। ईरान के नए सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान टेररिस्ट स्टेट इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसे अपनी कायराना हरकत पर जबरदस्त पछतावा होगा। हानिये को कत्ल करके इजराइल ने अपनी बर्बादी को दावत देने के अलावा सीज फायर प्रोसेस को भी खत्म कर दिया है। ईरान की सरजमी पर ईरान के ही मेहमान को कत्ल करके उसने ईरान को बड़ी और खतरनाक जंग के लिए उकसा दिया है। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर को कत्ल करके हिजबुल्लाह को उकसाया है। मकसद साफ है, इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग की आग में झोंकना चाहते हैं और अमन व अमान में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। तो वहीं यूपी की योगी हुकूमत ने अब लव जिहाद पर और सख्ती करने का फैसला किया है। इस तरह के जुर्म पर अब उम्र कैद की सजा होगी। इससे जुड़ा बिल योगी हुकूमत ने पीर के दिन सदन में पेश किया। आपको बता दें कि इस बिल में कई जुर्मों की सजा दोगुनी बढ़ा दी गई है। लव जिहाद के तहत नए जुर्म भी शामिल किए गए हैं। इस बिल में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी कानून के जुर्म के दायरे में लाने की तैयारी है। दरअसल लव जिहाद के खिलाफ साल 2020 में योगी हुकूमत ने पहला कानून बनाया था, जिसे और कड़ा करने का बिल पीर के दिन सदन में पास किया गया। इसे कल यानी कि 30 जुलाई को असेंबली में पास कराया गया है। आपको बता दें कि नए कानून में मुजरिम पाए जाने पर करीब 20 साल की कैद या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। साथ ही अब कोई भी शख्स धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। आपको बता दें कि पहले मामले में शिकायत देने के लिए मजलूम वालिद वालिदैन या फिर भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन अब लव जिहाद के मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे कोई भी अदालत नहीं कर सकती है। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील का मौके पर होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना सरकारी वकील के जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा और इसमें अभी सभी जुर्मों को गैरकानूनी जमानती बनाया गया है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए श्योपुर जिले में 56 मदरसों की शिनाख्त मनसूख कर दी है। बोर्ड ने ये कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट के मुताबिक की है। दरअसल श्योपुर में टोटल 80 मदरसे हैं, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे हैं जो चालू नहीं थे और 54 मदरसे ऐसे थे जो हुकूमत की बिना इजाजत के चलाए जा रहे थे। इस मामले को लेकर शिकायत जिला एजुकेशन ऑफिसर से की गई थी। इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसके बाद अधिकारी ने मदरसा बोर्ड को जांच रिपोर्ट भेजी, जिस पर बोर्ड ने कार्यवाही करते हुए अकेले श्योपुर जिले के 56 मदरसों की शिनाख्त मनसूख कर दी है। जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जुमेरात के दिन जीआरपी के जवानों ने 25 साल के मुस्लिम नौजवान मोहम्मद फुरकान की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। ये वारदात उस समय हुई जब फुरकान अपनी खाला को छोड़ने स्टेशन पर गया था। उसी दौरान फुरकान का एक राहगीर से झगड़ा हो गया। जीआरपी कर्मियों ने दोनों नौजवानों को बचाते हुए फुरकान को लाठियों से पीटा, जिसकी वजह से फुरकान की आंतें फट गई। हाल ही में फुरकान का पेट का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बार बार मना करने पर भी पुलिस ने उस हिस्से को उसका निशाना बनाया, जिससे उसका पेट फट गया। फुरकान की करीब 2 साल पहले आंत की सर्जरी हुई थी और हाल ही में हुए हमले के कारण उसका घाव फिर से खुल गए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर लोगों में काफी गुस्सा है। मुजफ्फरनगर के एसपी ने घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये घटना तब शुरू हुई जब पुलिस कर्मियों ने बर्थ को लेकर 2 यात्रियों के बीच विवाद को सुलझाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा धक्का मुक्की किए जाने के कारण फुरकान के सर्जिकल घावों पर लगे टाके खुल गए। एसपी ने कहा, फुरकान का इलाज चल रहा है और वे अब खतरे से बाहर है। हमने उसका बयान दर्ज कर लिया है, जिससे पता चलता है कि ये घटना 2 समूह के बीच झगड़े के कारण हुई। जीआरपी ने उसके खिलाफ बल प्रयोग किया। 2 पुलिसकर्मी ज्ञानेंद्र पासवान और गोरेलाल चौधरी को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। घटना की गहन जांच के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच पूरी होने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। झारखंड की सरमाया रांची में पीर की रात को एक मुस्लिम नौजवान लड़के पर हमला किया गया। उसके साथ बदसलूकी की गई और उसे हिंदुत्व का नारा जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया गया। मजलूम की पहचान शहर के हिंदपीढ़ी इलाके के ओबिदुल्ला हसनैन के रूप में हुई है, जिसे 4 से 5 लोगों ने लाठियों से तब तक पीटा जब तक वे बेहोश नहीं हो गया। ओबिदुल्ला ने जानकारी देते हुए बताया है कि मैं रात के समय किसी काम से जा रहा था। हिंदी स्कूल के पास रास्ते में कुछ लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी की और जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे घेर लिया और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। फिर कुछ लोग पास के मंदिरों से बाहर आए और मुझे लाठियों से पीटने लगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे हाथ में गंभीर फ्रैक्चर हो गया है। मैं किसी तरह से वहां से बचकर निकला। फिर मेरे परिवार ने इस पूरी घटना की जानकारी हिंदपुरी थाने में दर्ज कराई, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डीसीपी प्रकाश साई ने जानकारी देते हुए बताया है कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। दोषियों को गिरफ्तार कर जल्द से जल्द जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कुछ नाम बताए हैं, हम उनकी पुष्टि कर रहे हैं। डीसीपी ने आगे बताया कि पीड़ित पर धार्मिक गाली गलौज के बाद हमला किया गया था। ओबिदुल्ला को उचित इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शिया मुसलमानों के अखबारी कम्युनिटी की ख्वातीनों को लेकर तारीखी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हैदराबाद के दारुल शिफा में मौजूद इबादत खाने में इन ख्वातीनों के नमाज अदा करने के हक को बरकरार रखा है। अखबारी कम्युनिटी की खातूनों के एक ऑर्गेनाइजेशन की पिटीशन पर कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल पिटीशन में मांग की गई थी कि अखबारी कम्युनिटी की खातूनों को मस्जिदों में नमाज और बाकी मजहबी कामों में शामिल होने की परमिशन दी जाए। मस्जिद की एक्टिविटीज में खातूनों को शामिल किए जाने की मांग अंजुमन अलवी शिया इमामिया इतना अशरफी अखबारी रजिस्टर्ड सोसाइटी ने उठाई थी। इसके लिए उन्होंने पिटीशन दायर की थी। खातूनों की इस याचिका के खिलाफ तेलंगाना का वक्फ बोर्ड था। पिटीशनर सोसाइटी ने पहले अक्टूबर 2023 में तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड से शिया मुस्लिम खवातीन को मजहबी एक्टिविटीज में शामिल होने की परमिशन मांगी थी। सामने से कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले की सुनवाई जस्टिस नागेश भीमपाका कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मरकज कुरान में नमाज पढ़ने के लिए खवातीन को इबादत खाने में जाने से मना नहीं किया गया है। साथ ही जस्टिस भीमपाका ने सुप्रीम कोर्ट के
18 के हिस्टोरिकल सबरीमाला मंदिर मामले का हवाला दिया है, जिसमें खातूनों के पूजा स्थलों में प्रवेश के राइट को बरकरार रखा गया है। साथ ही फैसले में हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के 2007 के उस आदेश का भी जिक्र किया है, जिसमें शिया मुसलमानों की उसूली कम्युनिटी की खवातीनों को मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने पर लगी रोक हटा दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि अखबारी कम्युनिटी की खातूनों को उसूली खवातीनों जैसी छूट नहीं मिलती है तो ये गलत होगा। केरल के वायनाड जिले में मंगल का दिन भारी बारिश के साथ तबाही लेकर आया। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 4 गांव बह गए। वायनाड में लैंडस्लाइड की वजह से 143 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 128 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बीच इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने केरल के सभी शुमाली इजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों के अंदर तेज बारिश होने के चांसेस हैं। सेना के 2 जेसीओ और 40 रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे हुए हैं। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी मदद के लिए भेजे गए हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस पूरे हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुख जताया है और मरे गए लोगों के लिए परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों की 50,000 रुपए देने की अनाउंसमेंट की है। बता दें कि केरल में पिछले 6 सालों में ये सबसे बड़ी नेचुरल डिजास्टर है। खराब मौसम की वजह से राहुल गांधी का वायनाड दौरा पोस्टपोन्ड हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने लिखा है, प्रियंका और मैं लैंडस्लाइड की वजह से अफेक्टेड फैमिली से मिलने के लिए नहीं आ सकते हैं। मैं वायनाड के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द वायनाड आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद करेंगे। तो आज पार्लियामेंट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर के बीच कास्ट को लेकर जोरदार बहस हुई। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए ओपोजिशन लीडर्स को घेरा। आपको बता दें कि इस दौरान पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है, जिसमें बजट पर चर्चा हो रही है। पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से बने पूर्व वजीर आजमों का जिक्र किया और हर दौर में हुए घोटाले का जिक्र करते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि हलवा किसे मिला। कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ऑनलाइन फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। मैंने कहा था जिसको कास्ट का पता नहीं ये कैलकुलेशन की बात करते हैं। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने ये भी कहा है कि झूठ के पैर नहीं होते और ये कांग्रेस पार्टी के कंधे पर सवारी करता है, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, राहुल गांधी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। इन कमेंट्स के बाद पार्लियामेंट में हंगामा बढ़ गया तो स्पीकर ने राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर के जवाब देने के लिए मंजूरी दी। तब राहुल गांधी खड़े हुए और आरोप लगाया कि अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए। दरअसल मंगल को पार्लियामेंट में स्पीकर की कुर्सी पर जगदम्बिका पाल बैठे थे। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें पता होना चाहिए कि एलओपी का फुल फॉर्म लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, लीडर ऑफ प्रोपोगेंडा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत करप्शन किया है। राहुल गांधी ने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा है कि स्पीकर सर, जो भी दलितों की बात उठाता है उसे गाली खानी ही पड़ती है। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। अखिलेश यादव अपनी सीट से उठे। उन्होंने राहुल गांधी का सपोर्ट करते हुए ओपोजिशन पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में किसी की कास्ट कैसे पूछी जा सकती है। तो वहीं 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर और फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रीति 1 अगस्त को चेयरपर्सन के तौर पर काम संभालेगी। 1 महीने पहले यूपीएससी के चेयरपर्सन मनोज सोनी ने अपने सर्विस खत्म होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि मनोज सोनी ने पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया था। प्रीति सूदन साल 2022 से यूपीएससी मेंबरान के पोस्ट पर काम कर रही हैं। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। यूनियन हेल्थ सिक्योरिटी के रूप में उनका टेन्योर जुलाई साल 2020 में खत्म हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करने के अलावा प्रीति सूदन ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी काम किया है। वो अपने कैडर स्टेट आंध्र प्रदेश में फाइनेंस, योजना, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर की प्रभारी थी। प्रीति सूदन ने वर्ल्ड बैंक के लिए कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया है। भारत के आईन का फर्स्ट एडिशन, जिसे मुल्क का एक जरूरी तारीखी दस्तावेज माना जाता है, बीते मंगल को इसकी नीलामी 48 लाख रुपए में हुई।
साल 1950 में तैयार हुए इस एडिशन में कॉन्स्टिट्यूशंस के मेकर्स के साइन हैं। प्रेम बिहारी नारायण रॉयजादा द्वारा लिखी गई कैलीग्राफी और नंदलाल बोस की बनाई गई इलस्ट्रेशन शामिल हैं। आपको बता दें कि मंगल को सैफरन आर्ट द्वारा की गई नीलामी में भारत की विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कई दस्तावेजों की नीलामी हुई है। इस नीलामी में फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट में सालों से संभाल कर रखा हुआ था। इसे खास तरीके से सुरक्षित रखा गया था। मंगल को हुई नीलामी में कई और पुरानी चीज़ों की भी बिक्री की गई। साथ ही आपको बता दें कि फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा। वहीं इस कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में 4 साल लगे। इसको बनाने वाले को 4,000 रुपये मिले थे। इसके बाद नंदलाल बोस ने इसमें पिक्चर्स बनाए, उन्हें इस काम के लिए 21,000 रुपये मिले। कांग्रेस की त्रिपुरा यूनिट ने धलाई जिले में एक तालिबे इल्म की मौत और उसके बाद हुई फसाद को हाई कोर्ट के जज से इन्वेस्टिगेशन कराए जाने की मांग उठाई है। 7 जुलाई को 2 ग्रुप्स के बीच झड़प में कॉलेज का तालिबा परमेश्वर रियांग जख्मी हो गया था। 12 जुलाई को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अफसरों ने जानकारी देते हुए बताया है कि उसकी मौत के बाद इलाके में दंगे हुए, जिससे कम से कम 40 खानदान बेघर हो गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुदीप रॉय ने एक मीडिया एजेंसी को बताया है कि मंगल को त्रिपुरा सूबे कांग्रेस की 5 टीमें गंडक विशा में सिचुएशन का जायजा लेने के लिए परमेश्वर रियांग और फसाद के शिकार हुए बाकी लोगों के घरों का दौरा करने पहुंची। उन्होंने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में परमेश्वर को बुरी तरह से जख्मी किया गया। लूटपाट और दंगा भी पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ, इसलिए हमने जुडिशियल जांच की मांग उठाई है। इसके अलावा सुदीप रॉय ने कहा है कि टीपीसीसी गंडक विशा चाहती है कि घटना में शिकार लोगों के खानदान के लिए सरकारी नौकरी और हिंसा में हुए नुकसान के लिए मुआवजा चाहती है। उन्होंने कहा है कि जिन खानदानों के घर पूरी तरह से जल गए हैं, उन्हें केवल 25,000 रुपये दिए गए हैं और परमेश्वर की मां को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि राज्य सरकार गंडक विशा के सभी हिंसा के शिकार खानदानों को मुआवजा दे। बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। उन्होंने लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर 18% लगने वाली जीएसटी हटाने की मांग की है। निर्मला सीतारमण को लिखे खत में नितिन गडकरी ने कहा है कि नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ ने इन मुद्दों पर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगाना जिंदगी की अनिश्चितताओं पर कर लगाने जैसा है। गडकरी ने अपने खत में कहा है कि संघ का मानना है कि लोगों को इस जोखिम के खिलाफ कवर खरीदने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसी तरह मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी बिजनेस के इस क्षेत्र के विकास के लिए बाधक साबित हो रहा है, जो सामाजिक रूप से जरूरी है। नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि संघ ने लाइफ इंश्योरेंस के जरिए बजट के लिए ट्रीटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आईटी कटौती की फिर से शुरुआत के साथ साथ पब्लिक सेक्टर की सामान्य इंश्योरेंस कंपनियों के एकीकरण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का भुगतान करना सीनियर नागरिकों के लिए चुनौती जैसा है। गडकरी ने अपने पत्र में कहा है, आपसे गुजारिश है कि लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने के सुझाव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करें, क्योंकि ये सीनियर नागरिकों के लिए नियमों के मुताबिक बोझिल हो जाता है। साथ ही अन्य प्रासंगिक बिंदुओं पर उचित सत्यापन भी किया जाना चाहिए। बता दें कि ऐसी मांग पहले भी की गई है। अब एक बार फिर जीएसटी हटाने की मांग नितिन गडकरी ने की है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।